हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन की हाइपोथेसिस के बारे में। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की हाइपोथेसिस थी, ये मॉडिफिकेशन थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की हाइपोथेसिस का, जो हमने कल पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस और हम इसके जो मॉडिफाई किए गए हैं पॉइंट बाय पॉइंट, उसको हम कंपैरिजन करेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की थ्योरी से। सबसे पहले ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस क्यों दी गई? क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने तो ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, बट ऐसा तो नहीं होता। तो 1920 में रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट नहीं करता इनसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। वो एक पार्टिकल के साथ बाउंड होता है और एक न्यूट्रल पार्टिकल बनाता है जिसका नाम होता है न्यूट्रॉन, जो एग्जिस्ट करता है इनसाइड द न्यूक्लियस। तो फिर ये तो उन्होंने सिर्फ प्रिडिक्शन की थी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक, उन्होंने क्या किया, कंफर्म ही कर दिया कि वो जो पार्टिकल होता है न्यूट्रल पार्टिकल, वो होता है न्यूट्रॉन। तो उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया इसको, उन्होंने एक बेरिलियम की फॉइल को बम्बार्ड किया एक, ठीक है। तो जब बेरिलियम फॉइल पे ऊपर एक हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाया गया तो एक रेडिएशन एमिट होती है, और वो जो रेडिएशन एमिट होती है कंसिस्ट होती है अनचार्ज पार्टिकल से, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स बोलते हैं। वो न्यूट्रल पार्टिकल्स को नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन दिया गया। और जो ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है और ये बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। और जैसे प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ मास होता है, लेकिन हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। का जो मास होगा, एटॉमिक वेट होगा, वो इक्वल होगा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो जो ये डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन ने, इसने हमें इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए मना लिया। ये जो थ्योरी थी वो एक्सेप्ट कर ली गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कंसिस्ट होता है, और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, उनका मास नंबर। जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जो ये 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे किसके, मास नंबर के। तो अगर हम माने कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं, z है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, a माइनस जेड के। और तो a किसके इक्वल आएगा, z प्लस n, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हम इसके जो फैक्टर हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अंदर पढ़े थे, हम वो फैक्टर भी इनको मॉडिफाई करके दिखाएंगे। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो था वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन। अगर हमें पता था, जैसे हमने वहाँ पे किया था, कि जो अगर इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करना है इनसाइड द न्यूक्लियस, तो जो उसका डायमीटर होना चाहिए, जो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, वो डायमीटर के ऑर्डर की होनी चाहिए। तो डेल एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁻⁻14 मीटर। तो फिर हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो डेल पी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच कट अपॉन डेल एक्स। जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने यहाँ पे अप्लाई किया, एच कट की वैल्यू हमें पता है 1.055 × 10⁻⁻34, डेल एक्स पता है 2 × 10⁻⁻14। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.527 × 10⁻⁻20। अब यहाँ पे हम इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं या फिर जूल सेकंड पर मिनट लिख सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी जूल सेकंड पर मिनट, जो हम दोनों थ्योरी के अंदर लिख सकते हैं। तो अगर जो टोटल मोमेंटम होगी वो इसी ऑर्डर की होगी डेल पी के, तो पी किसके इक्वल आ जाएगी, टोटल 10⁻⁻20, बिकॉज इस केस में जो 0.527 है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। तो हम p को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 10 × 10⁻⁻20 लिख सकते हैं। तो जो टोटल एनर्जी आएगी किसकी, प्रोटॉन की, वो किसके इक्वल आएगी, E किसके इक्वल आता है, हमें फॉर्मूला पता है। जो एनर्जी होती है प्रोटॉन की, जो एमिट होते हैं बाय द न्यूक्लियस, E इक्वल होता है p² c² प्लस m² c⁻⁴। p की वैल्यू हमें मानी है 10⁻⁻20 और c की हमें पता होती है। m की वैल्यू लेंगे 1.67 × 10⁻⁻27,
इसका होल स्क्वायर करेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे सभी, तो आंसर आएगा 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ये वाली जो एनर्जी है वो कुछ ही ज़्यादा है जो रेस्ट मास एनर्जी होती है प्रोटॉन की, मतलब 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये कुछ ही ज़्यादा है, मतलब 2 यूनिट ज़्यादा है। तो मतलब जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन जब हमने कल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था एनर्जी आई थी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जब बीटा डीके प्रोसेस होती है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसकी एनर्जी होती है सिर्फ 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी होती है? 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन अब हमें पता चला कि जो रेस्ट मास एनर्जी होती है प्रोटॉन की वो 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो एनर्जी चाहिए प्रोटॉन को या फिर न्यूट्रॉन को एमिट होने के लिए फ्रॉम द न्यूक्लियस वो होनी चाहिए 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। सेकंड प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियर स्पिन की। न्यूक्लियर स्पिन में हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़ा था कि जो स्पिन होती है 21 पार्टिकल्स होते हैं जो इनसाइड द न्यूक्लियस वो हाफ इंटीग्रल होती है। लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल तो ये कहता था कि जो न्यूक्लियई है ओड मास नंबर उसकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी, और जो इवन मास नंबर है उसकी इंटीग्रल स्पिन होनी चाहिए। मतलब होनी तो इंटीग्रल स्पिन थी लेकिन वो क्या बता रहे थे? हाफ इंटीग्रल स्पिन बता रहे थे। तो इसको भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने मॉडिफाई किया। प्रोटॉन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो न्यूक्लियर स्पिन होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वो इक्वल होती है, हाफ हाफ होती है दोनों की। तो टोटल जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल, और ये क्या होगी? मल्टीपल होंगी। देखेंगे कि अगर वही रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल कि मास नंबर विद ओड मास नंबर हैव इंटीग्रल स्पिन एंड इवन ऑल मास नंबर शुड हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन, और अगर इवन मास नंबर है तो क्या होगी? इंटीग्रल स्पिन होगी। तो इसने न्यूक्लियर स्पिन को भी मॉडिफाई कर दिया। देन जो प्रॉपर्टी आती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है न्यूट्रॉन की वो 2 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन्स के ऑर्डर की होती है। जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है न्यूट्रॉन की वो 2 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के ऑर्डर की होती है। तो जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इन साइन होती है प्रोटॉन से, बट मैग्नीट्यूड में डिफर नहीं करती, बस उनका साइन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो जो वैल्यू है प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए वो मेजर्ड करते हैं डिफरेंट न्यूक्लियई के लिए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में तो क्या होता था? जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2000 टाइम्स ज़्यादा होती थी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन से। लेकिन इस थ्योरी के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस थी उसने हमें बताया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो सेम होगी, बट वो उनका साइन ही अलग होगा। उसके बाद आती है बात फाइनाइट साइज़ की। जब हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में देखा था उसको हमें पता था कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स लगते थे एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल, एक न्यूक्लियस को न्यूट्रल बनाने के लिए। लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो उसकी एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यू से न्यूक्लियस का साइज़ क्या हो गया था? लार्ज हो गया था, इसलिए वो थ्योरी फेल हो गई थी। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो न्यूट्रॉन है उनका वो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन हैं। न्यूट्रॉन का मास होता है वो सेम होता है जो प्रोटॉन का मास होता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो सेम हो जाते हैं एटॉमिक नंबर के। जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन जो न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन हैं वो सेम हो जाते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं होता न्यूक्लियस के लिए ताकि हम उसके अंदर न्यूट्रॉन्स रख सकें, ये डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो फाइनाइट साइज़ में हमें ये बताना होता है। जो फिफ्थ प्रोसेस आती है वो होती है बीटा डीके। अंदर हमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है तब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एमिट होता है। वहाँ पे हमारे पास प्रोसेसेस होती है जो चेंज ऑफ स्टेट होती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। तो इसी की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो अगर हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखें, अगर हम 2 एग्जाम्पल देखें, जैसे ये प्रोटॉन है P+, ये चेंज होता है न्यूट्रॉन के अंदर, पॉजिट्रॉन के अंदर और न्यूट्रिनो के अंदर।
और यहाँ पे अगर हम n नोट देखें, ये चेंज होता है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर और एंटी न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, एक न्यूट्रॉन चेंज होता है किसके अंदर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, और जो प्रोटॉन है वो चेंज होता है न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। यहाँ पे जो न्यू है वो है न्यूट्रिनो, और जो न्यू बार है वो क्या है, एंटी न्यूट्रिनो, जो क्या होता है, एक मासलेस पार्टिकल होता है और जिसकी स्पिन कितनी होती है, 1/2 होती है। तो ये थ्योरी थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हाइपोथेसिस, जिसने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की हाइपोथेसिस को मॉडिफाई कर दिया था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों थ्योरी का कंपैरिजन करेंगे।